हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल के आईएएस पीसीएस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे बिगनर भाई हों, जो भी अभी अपना स्टडी स्टार्ट किए हैं, तो हमारे साथ एनसीईआरटी के सिलेबस को हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जब एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, साथ में इसका एडवांस वर्जन भी चलेगा और एनसीईआरटी भी चलेगी। तो एनसीईआरटी में अभी हमने किसको लिया है, क्लास जो आपकी 6 है भैया, उसको लिया है। क्लास 6 को हमने अभी लिया, प्रेफर किया है। और क्लास 6 में अभी हमने फर्स्ट ज्योग्राफी पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे, क्या है आपका, इसमें सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है, ग्लोब और अंशांश एवं देशांतर है, पृथ्वी की गतियां हैं, और मानचित्र है आपका, क्या है, मानचित्र है, पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल हैं, हमारे देश और भारत हैं, भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी हैं। ये टोटल 8 चैप्टर है। अगर 8 चैप्टर है तो मान के चलिए 8 से 9 क्लास में, 10 क्लास में हम लोग इस बुक को ख़त्म कर लेंगे, एनसीईआरटी को। एकदम एनसीईआरटी को शुरू से सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस वाले भाई हों, जितने भी यूपीएससी वाले भाई हों, जो भी प्रारंभिक दौर में अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ एनसीईआरटी को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सौरमंडल वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। सौरमंडल वाले में देखिए, यहाँ पे आधे पे बुक रहेगा, इसमें आपको वहाँ पे जो भी बातें लिखी रहेंगी समझाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जन में जो भी कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उनको मैं यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, तो दोनों साथ साथ में चलते रहेंगे, आप दोनों साथ में पैरेलल में पढ़ते रहेंगे। अब मेरे पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिएगा, ये आपका हर एक, जितने भी आप गवर्नमेंट की बुक देखेंगे तो उसमें आपको प्रियम्बल मिलेगा। इसके बाद मैं बाकायदे विधिवत रूप से करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आइए चलिएगा, देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय को नहीं बिताते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग एक एक बातों को भैया समझते हैं बढ़िया से। पहले देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को दिखाई तो दे रहा होगा ना, सौरमंडल में पृथ्वी, कि हमारा पृथ्वी जो है कहाँ पर है, सौरमंडल में है। तो हम भी समझेंगे सौरमंडल का अभिप्राय क्या होता है। पहले जरा सा यहाँ देखिए, एक इमेज दिया है, इस इमेज के बारे में भी भाई समझेंगे हम लोग कि इस इमेज का क्या अभिप्राय है। अब देखिए, यहाँ पे बुध, शनि, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, सभी प्लूटो दिया हुआ है। तो ये दरअसल जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझाया गया है ना, ये क्या दिखाया गया है, ये पृथ्वी के ये मोमेंटम के आधार पर, उनके गति के आधार पर, दूरी के आधार पर दर्शाया गया है। अभी मैं आपको सूर्य के दूरी के आधार पर भी बताऊंगा कि कौन है, और दूसरा आकार के आधार पर भी बताऊंगा कौन ग्रह कितना बड़ा है। समझ रहे भैया, आइए इन पे चर्चा करते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा से इनको पढ़िए। अब देखो, यहाँ पे एक लड़की का इमेज बना के आपको दिखाया गया है, कह रहा है आओ कुछ करके सीखें। क्या करके सीखें, आओ कुछ करके सीखें। पर इधर पढ़ ले, फिर आकर सीखते हैं। देखो भैया, लिखा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे। आसमान में पहले एक ही दो बिंदु चमकते हुए दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। मतलब इतने ज्यादा फिर आपको चमक दिखाई देने लगेंगे, फिर आप उसका गणना नहीं कर पाते हैं। आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसा दिखाई देते हैं जो चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। अब धुंधले कौन होते हैं चर्चा करेंगे भी। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। आकाश में हीरे जड़े हों, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जिस तरीके से चंद्रमा अपना चमकता है, उसी तरीके से भी चमकते रहते हैं। अब चंद्रमा आप जानते हैं कि क्या है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है। किसका उपग्रह है भैया, पृथ्वी का है। ठीक है ना, देखिएगा कह रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्व
चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। अब कह रहे हैं जब आप चंद्रमा को लगभग आप चंद्रमा को पूरा आकार नहीं देख पाते हैं और 1 महीने में 1 बार आप केवल उसके पूर्ण रूप से पूरी चंद्रमा के आकार को आप देख पाते हैं, पूरा चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा। मतलब जिस दिन आपको चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा। समझ रहे हो? तो बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या। तो समझिएगा जब पूर्णिमा होती है तो उसी के 15 दिन के बाद आपकी क्या होती है, अमावस्या होती है। ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आसमान साफ होगा तो उसके बारे में आप अच्छी तरीके से हर एक बातों को समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वह खगोलीय पिंड है। कहते हैं कि जो रात के समय ये सब दिखाई दे रही है ना, इन सभी को क्या कहते हैं भैया, खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यह सूर्य भी एक तारा है। अर्थात ये किसके बारे में बता रहे हैं, सन के बारे में बता रहे हैं। सन भी क्या है, सन के पास अपना खुद का ऊर्जा होता है, खुद का ऊष्मा होता है और वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो जरा सा यहाँ तक कि आपने लाइन पढ़ा तो थोड़ी सी इसमें से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ मेरे भाई। यहाँ से इसे आप नोट डाउन करके अपने बुक में, नोट्स में, वहीं बगल में बुक में जो स्पेसेस बचती हैं यहीं पर आप रख लेंगे चाहेंगे तो। ठीक है। तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर ही है वो किसके बारे में है, ब्रह्मांड के बारे में है। किसके बारे में है भाई, ब्रह्मांड के बारे में है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यूनिवर्स। इनको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं भाई। तो जो यूनिवर्स होते हैं इनके बारे में जरा सा कुछ पॉइंट हम समझते हैं। तो जो ब्रह्मांड होता है ना, तो सबसे पहली बात बाबू एक से क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेंगे, स्टडी ऑफ ब्रह्मांड क्या होता है भाई। स्टडी ऑफ ब्रह्मांड या कॉस्मोलॉजी। तो देखो बच्चे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स बाबू क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे सर कॉस्मोलॉजी। क्या होता है, कॉस्मोलॉजी होता है। इसको अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं बच्चे। ठीक है ना। अब दरअसल सूर्यास्त के बाद हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वास्तव में सूर्यास्त के बाद हमको देखना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आसमान हमारा बहुत कैसा अलग अलग तारे टिमटिमाते रहते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो जरा सा बच्चे यहाँ से बात करेंगे। तो देखो बच्चे, इसको लेकर स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स आप कहते हैं सर क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है बच्चे। अब यहाँ पे जो भी आप देखते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत कुछ होता है बेटा। ब्रह्मांड के अंदर बहुत होता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ ये ब्रह्मांड है भाई, ये क्या है भैया, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा बच्चे। क्या मिलेगा, जब ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड से ही क्या बनता है आपका, आकाशगंगा। क्या बनता है बच्चे, ब्रह्मांड से आगे चलेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, आकाशगंगा बनता है। क्या बनता है बच्चे, आकाशगंगा। तो ध्यान देना है, ब्रह्मांड से ही क्या बनेगा बच्चे, आकाशगंगा बनता है, जिसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। अब ऐसी आकाशगंगा से क्या बनते हैं, सौरमंडल बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई, इसी से सौरमंडल बनते हैं, इसी से सौरमंडल बनते हैं। और सौरमंडल में जो होते हैं, तो सौरमंडल में क्या मिलेगा बच्चे, तो हमारे आकाशगंगा होंगे। अब आकाशगंगा से क्या बनेगा, सौरमंडल। अब चाहे तो इसे आकाशगंगा से आप क्या बना सकते हैं बच्चे, तारा भी बना सकते हैं। अगर इसकी सीक्वेंसिंग फॉर्म देखिए तो आप ऐसे देखिए, क्या कर सकते हैं, आकाशगंगा में बहुत सारे क्या होंगे बच्चे, तारा होंगे। और तारों के अंदर क्या होंगे बच्चे, तारों के अंदर क्या होंगे, ग्रह होंगे। और ग्रह में आप देखेंगे तो ग्रह के नीचे आएंगे तो क्या बनेंगे बच्चे, उपग्रह। क्या बनेंगे भाई, उपग्रह। और ग्रह को देखेंगे तो फिर आगे मिलेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह से फिर देखेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेंगे भैया, उल्का पिंड, उल्का पिंड, धूलकण। समझ रहे हैं। तो आप इस आकाशगंगा को देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। क्या बनेगा भाई, ब्रह्मांड बनेगा। ब्रह्मांड से फिर क्या बनेंगे, आपकी आकाशगंगा बनेगी, गैलेक्सी बनेगी। इसी गैलेक्सी में बहुत सारे क्या होंगे मेरे भाई, तारा होंगे। तारों में क्या होंगे, ग्रह होंगे। और फिर क्या होंगे, इनके उपग्रह होंगे। फिर क्या होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे। और लास्ट में क्या होंगे मेरे भाई, उल्का पिंड होंगे। तो यह इनके एक प्रोसेसिंग होती है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सारे कुछ मिलेंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर सारे कुछ मिलेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, 2-3 पॉइंट आपको मेंशन किया है। उसने कहा है पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को, ये नोट करने वाली पॉइंट है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा। क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि आपके यही सब आपके इसके अंदर से, पूरे पॉइंट के अंदर से मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको निकाल के रख रहा हूँ आपके सामने। और उसके बाद देखो क्या कर रहा है, पूर्णिमा होती है। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब 15 दिन के बाद इसी घटना में क्या आती है, तो कह सकते हो 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्या होती है, अमावस्या। क्या होती है भाई, अमावस्या होती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ करके कह रहा है, आओ कुछ करके सीखते हैं। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज और पेंसिल तथा एक सुई का। और कह रहा है कागज के मध्य में टार्च को क्या करें, इस प्रकार से रखें कि उसका कागज से सटा रहे। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप इसे करके देख सकते हैं। आपके इस वाले पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये चीज़ें हैं बच्चे, अब ध्यान देना। और यहीं पर बच्चे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यहीं से मेरे भाई एक पॉइंट और आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ध्यान देना। पृथ्वी से आसमान, पृथ्वी से आसमान को देखने पर, देखो भैया, पृथ्वी से आसमान को देखने पर आपको कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इसमें होता क्या है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए आपको नीला दिखाई देता है। पर वास्तव में आकाश का रंग होता कैसा है, तो वास्तव में जो आकाश का रंग होता है बाबू, वो कैसा होता है, काला होता है। जब आप ब्रह्मांड में जाके आकाश को देखने की कोशिश करोगे, ऊंचाई में जाके आकाश को देखने की कोशिश करोगे, तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। और पृथ्वी पर से जब आकाश को देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और नीला दिखाई देगा तो इससे पीछे क्या होता है, नीले रंग का जो ब्लू रंग का है उसकी स्कैटरिंग हो चुकी है। और जब स्कैटरिंग हो गई तो इसलिए उसका रंग कैसा हो गया है, नीला हो गया है। तो आप याद रखिएगा, ब्रह्मांड को अगर आप देखेंगे, आकाश को देखेंगे, आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है बच्चे, काला होता है। ये चीजें आपके प्री में पूछी जा चुकी हैं बाबू, ये आपके प्री में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वास्तविक में आकाश का रंग कैसा होता है, काला होता है। चलिए यहाँ तक अगर पॉइंट आप समझ पा रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते भाई। आइए अब देखिए, यहाँ पर एक बच्ची का दिखाई दिया गया है, यहाँ दिखाई दिया है, इसका इमेज बना के। ये उत्तर दिशा में क्या कर रही, देख रही है। अब इसके उत्तर दिशा है। अब यहाँ से देखो क्या कर रहा है, इस संकेत तारे को यहाँ दिखाया गया है, ये ध्रुव तारा बेटा। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा के बारे में बताया गया है, ये इमेज। अब वास्तव में क्या होता है, जरा सा इस लाइन को पढ़ेंगे तो हमको विधिवत समझ में आएगा बच्चे के कहना क्या चाहता है। देखो क्या कर रहा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने रहती हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा यह अत्यंत छोटी दिखाई देते हैं। ये कैसे होते हैं, अत्यंत आपको छोटे दिखाई देते हैं। क्यों छोटे दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमसे ये काफ़ी दूर पे होती हैं। और जब बहुत दूर पे होती हैं तो हमको कैसा दिखाई देती हैं, ये छोटे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे अगर मान लो बच्चे, आपके ऊपर से जहाज उड़ रहा है, वास्तव में जब जहाज आपके ऊपर से जा रहा है तो आप देखते हैं तो जहाज की जो साइज होती है बहुत छोटा होता है ना। पर वास्तव में जब उसे नजदीक से जाकर देखते हैं तो उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी क्या होता है, बड़े आकार में होता है वो। पर दूर से देखने में क्या होता है, छोटा। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को जब दूर से देखोगे तो उसके जो साइज होगा, जो उसका आकार होगा, वो कैसा हो जाएगा, आपको छोटा दिखाई देगा।
ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखो जो लाइन मैंने आपको बताया एनसीईआरटी वही लाइन नीचे उसने क्या किया है अपने लिख दिया है। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आप विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कहते हैं जो पूरी दिखाई दे रहे हैं उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल, समझिएगा। है आरसी मेजर और बिग बियर। देखो भैया आरसी मेजर था बिग बियर, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब ध्यान देना, आरसी मेजर था बिग बियर भी एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल ही है, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बहुत आसानी से आप पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, अर्थात सात, सप्त मतलब क्या होता है सात, और ऋषि मतलब होता है संत। तो ध्यान देना क्या रहा है, सप्तऋषि का परिभाषा थोड़ा है, सप्त का मतलब क्या होता है भैया सात, और ऋषि का मतलब क्या होता है संत। तो कह सकते हैं यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल के अर्स मेजरों का भाग है। क्या भैया, ये क्या है, तो कह रहा है अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोसों में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। जैसे यहाँ पे बच्चे को दिखाया जा रहा है, तब आपके मम्मी पापा ताऊ दादा जो भी होंगे उनसे कहिएगा कि हमको क्या करिए, रात के समय पे इसको दिखाइएगा। तो वो दिखाएंगे तो यहाँ पे जो आपको तारों का समूह दिखाई देगा, पूरा चीज दिखाई देगा। इन सब पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन समय में जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, हमारे पास पता ही नहीं था कि दिशा है, तो जिस तरीके से जिधर जिधर तारा गति करता था उस हिसाब से वो तय करते थे कि हमारा दिशा। जैसे आप जानते हो तारा मतलब क्या होगा, जो सूर्य है आपका तारा है, जो सूर्य है बाबू वह आपका क्या है, तारा है। तो सूर्य जो उगता है तो कहाँ से उगता है, पूर्व की दिशा से। सूर्य का जो उदय होता है वो किस दिशा से है, पूर्व से है। तो जब सूर्य इधर से इधर पहुंचा तो मान लिया हमने क्या है, ये पश्चिम है, ये पूर्व हो गया, तो ये बाबू क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तब इसके इस तरफ क्या हो जाएगा भैया, उत्तर, और इसके इधर तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो जब सूर्य के उगने के आधार पर वो तय कर लेते थे कि कौन सी दिशा कहाँ पर बनेगी। जैसे अगर मान लिया डायरेक्शन अगर बात करेंगे बच्चे, तो ये हमारा क्या है बाबू, ये क्या है हमारा ईस्ट है, ये हमारा क्या है वेस्ट है, और ये हमारा क्या है नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है साउथ है। तो हमारा सन जब यहाँ से, ये जो सन है बाबू, ये सन हमारा क्या हुआ, इस तरीके से इधर से उगा, तो फिर ऐसे चलते चलते जब यहाँ बीचों बीच पहुंचा तो हमने क्या मान लिया, वो क्या है नॉर्थ है। फिर ये गति करते करते यहाँ पर आ गया, इसे हमने क्या मान लिया, वेस्ट है। और फिर ऐसे गति करते यहाँ मान लिया साउथ आ गया, तो इसे साउथ कर दिए। और फिर उसी वापस सुबह हमने जब देखा यहीं से उगा, तो फिर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो हम लोग तारों के आधार पर ही, तारे जिस प्रकार से गति करते थे उनके गति के आधार पर हम तय करते थे कि दिशा कौन सा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता था। इसमें ध्यान देना क्या कर रहा है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता था। इसमें इसे ध्रुव तारा भी इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। इन्हें हम लोग क्या कहते थे, तो पोलर स्टार के नाम से भी जानते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो आपका ध्रुव स्टार है वो अपने स्थान पर हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, बना रहता है। हम सप्तऋषियों की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का जान सकते हैं। चित्र 1.1 में दिखाया गया, देखो यहाँ जो चित्र है इसमें आपको दिखाया गया है सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा के बारे में, कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारा को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। अब देखो जहां से बच्ची देख रही है, इस बच्ची दिखाई दे रहा है, अब ये सभी स्टार छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं भाई। अब यहाँ पे क्या है, ध्रुव तारा है। तो यहाँ से एक लाइन जो खींचा जा रहा है तो बता रहा है कि किसके तरफ ले जा रहा है, ध्रुव तारा की तरफ। ठीक है। कुछ खगोल पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जिसमें अपनी प्रकाश उष्मा क्या होती है, नहीं होती है। देखिएगा, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजों में
अंग्रेजी में क्या करते हैं, प्लेनेट कहते हैं। अब देखो जो ग्रह होते हैं ना, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि तारों के माध्यम से ये हमको दिखाई देते हैं। और वास्तव में जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो पृथ्वी अपना क्या है, ये ग्रह है। पृथ्वी भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है बाबू, और ये हमारा क्या है, सन है। तो जो सन है वो हमारा क्या है भैया, यह स्टार है। सन हमारा क्या है, स्टार है, एक तारा है। क्या है, तारा है। अब पृथ्वी हमारा जो है वो क्या है, एक ग्रह है। क्या है भैया, ग्रह है। तो जो इस ग्रह को आप देख पा रहे हो, तो सन के कारण ही तो देख पा रहे हो। इसकी विजिबिलिटी जो दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है, तारा के कारण। अब अगर तारा ही नहीं होता, सन ही नहीं होता, तो हमको इसकी विजिबिलिटी दिखाई नहीं देती, हमको ये दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं, इसे हम लोग प्लेनेट, ग्रीक भाषा में प्लेनेट, इसे क्या कहते हैं, प्लेनेटाइट कहते हैं। अब देखिए, शब्द में से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, परिभ्रमण। तो जो ग्रह होते हैं ना, ये सभी इसका क्या करते हैं बाबू, इसका चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं, जो इसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब जो भी अभी मैं बताता हूँ कि आपको ग्रह कहेंगे किसे, उनकी एक अपनी क्या होगी, एक उनका अपना निश्चित कक्षा होगी, उनकी एक निश्चित कक्षा होगी। अपने वो कक्षा के आधार पर क्या होंगे, गति करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मनमानी उनका कक्षा होगा। तो ग्रह कराने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कारण होते हैं। आपको समझाऊंगा अभी ग्रह के लिए क्या कारण होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। मतलब अगर आप दूरी से देखोगे तो ये भी क्या होगा, देखने में एकदम क्या होगा, चमकदार होगा बच्चे। तो आइए थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि देखिएगा, आपके सामने दो थ्योरी आएंगे बच्चे, दो थ्योरी आएंगे। इस थ्योरी को आप अपने दिमाग में रख लेंगे भाई, दो थ्योरी को अपने दिमाग में रख लेंगे। एक हमारे पास है बाबू, क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, जियो सेंट्रिक थ्योरी। अब जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, कलर तो दिखाई दे रहा होगा। तो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, ये ध्यान देना बच्चे, जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको किसने, देखो, अब जियो का मतलब क्या होता है भैया, जियो का मतलब होता है अर्थ बाबू। क्या होता है, अर्थ होता है। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है भैया, सेंटर होता है। क्या होता है आपका, सेंटर होता है, केंद्र होता है। क्या होता है आपका, केंद्र होता है। अब देखो, इन्होंने क्या बताया, ये सिद्धांत पहली बार दिया किसने था, 140 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, जिसका नाम था क्लाडियस टालमी। क्या नाम था भैया, क्लाडियस टालमी, क्लाडियस टालमी। तो क्लाडियस टालमी ने ये सिद्धांत दिया। और क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया क्या, कि जो पृथ्वी है ना, वो कहाँ है, केंद्र में है। पृथ्वी को इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, ये हमारी अर्थ हो गई, और अर्थ हमारे बाबू कहाँ है, यह केंद्र में है। ये क्या है, केंद्र में है। और जो अन्य तारे हैं, ग्रह है, ये सभी इसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी को इन्होंने कहाँ बता दिया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, और सभी ग्रह और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं, जो कि सिद्धांत ये गलत है। पर क्या करेंगे, पहले कोई ऐसी परिकल्पना थी नहीं कि कैसे गति करे, कैसे नहीं करी है। तो पहले सबसे पहला विचार यही आया था। अब यह विचार कब आया था, क्लाडियस टालमी ने कब दिया था, 140 ईस्वी में दिया था भैया। 140 ईस्वी में इस विचार को उन्होंने क्या किया था, दिया था। तो भैया इस विचार को 140 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने कहा कि सभी ग्रह हो गए, सभी ग्रह हो गए, तारा हो गए, ये सभी ग्रह तारा क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। पर यह बात क्या है मेरे भाई, ये गलत है। यह बात क्या है बच्चे, है गलत है। तो क्या लिख सकते हैं, इनके विचार में क्या था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, पृथ्वी केंद्र में स्थित है। अभी यूट्यूब पे फोन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, फोन कर। चलिए, पृथ्वी केंद्र में है, और सभी ग्रह एवं
सूर्य इसका चक्कर लगा रहे हैं, जो कि भैया ये पॉइंट जो इन्होंने बताया बात, ये पूर्णतः क्या था, गलत था। तो इसी का विरोध करने के लिए आया कौन सा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आया। कौन सा आया बच्चे, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो देखते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है भैया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है इसे किसने दिया, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया बेटा, किसने दिया है, तो इसको दिया 1543 में निकोलस कापरनिकस। 1543 में निकोलस कापरनिकस। तो किसने दिया भैया, तो निकोलस कापरनिकस ने इस विचार को दिया। अब हेलियो का मतलब क्या होता है बेटा, तो हेलियो का मतलब होता है सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्र। तो इन्होंने बताया जो सूर्य है वो सूर्य कहाँ है, तो सूर्य आपका केंद्र में है, और सभी ग्रह इसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही थी, इनका विचार जो था सही था भैया। तो इनके विचार को, क्योंकि इस समय आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में यही हो रहा है कि सूर्य हमारा कहाँ है, केंद्र में है, और सभी ग्रह उसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सभी ग्रह क्या कर रहे हैं बाबू, उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य केंद्र में स्थित हैं, और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं बच्चे। तो देखो सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, लगाने का मतलब ये हो रहा है कि सभी ग्रह नहीं, उपग्रह जितने भी है सभी दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं बच्चे। तो यह था यहाँ पे बच्चे। और इसके बाद बच्चे आपको इसमें जो पॉइंट में आपको बात किया जाए, तो भैया नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, देखो रात्रि के आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों को द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जिसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं बेटा। अर्सी मेजर या बिग मेजर भी कहा जाता है। तो नक्षत्र मंडल की बात अभी आगे करेंगे, अभी आगे चलते हैं, ग्रह की भी बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ तक बताओ बच्चे बात सही है कि नहीं सही है, यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या कोई दिक्कत बताओ बेटा। तो यह दो चीजें अपने काफी में अलग से मेंशन करते हुए चलेंगे। आप मान के चलिएगा कि आप यहाँ एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस लेवल को भी कंप्लीट कर रहे हो। अब मेरे पढ़ाने के बाद आप कभी भी एडवांस जब पढ़ेंगे तो आपको काफी बेहतर फील होगा ज्योग्राफी पढ़ने में, ठीक है ना। आइएगा अब थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे ये देखिए हमारा सूर्य है भैया। तो सूर्य के बाद आप देखिए यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है बाबू, और सूर्य के बाद फिर देखो सबसे पहले किसको दिखाया गया, मरकरी को दिखाया गया। किसको दिखाया गया बच्चे, मरकरी को। तो मरकरी को दिखाया गया, बुध को दिखाया गया, बुध के बाद फिर किसको दिखाया गया, देखो वीनस शुक्र को दिखाया गया। किसको दिखाया गया बच्चे, शुक्र को दिखाया गया। फिर आपको किसको दिखाया गया होगा भैया, सूर्य के बाद फिर देखो यहाँ शुक्र दिखाया गया, फिर इसके बाद पृथ्वी दिखाया गया, फिर आपको किसको दिखाया गया, मंगल को दिखाया गया। अब मंगल के बाद ये देखो क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी दिखाई गई है, ये सभी क्षुद्र ग्रहों की पेटी दिखाई गई है। तो मंगल, अब ये है बृहस्पति, जो जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे इधर क्या है, मंगल है। तो मंगल और इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो अब कई बार पूछा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में पाए जाते हैं बाबू, तो ये सभी जो हैं छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जा रही है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों में पाई जाती है। फिर इसके बाद बृहस्पति के बाद बच्चे अगला कौन, हमारा शनि है। शनि बाद हमारा यूरेनस है, यूरेनस बाद फिर हमारा कौन सा इधर भैया क्या है, देखो शनि है, इसके बीच में इमेज नहीं दिखाया गया, शनि है, यूरेनस क्या है, शनि के बाद अरुण, और इधर बीच में क्या होगा बच्चे, वरुण, और फिर लास्ट में क्या है आपका नेपच्यून है। ये टोटल ग्रहों का श्रृंखला दिखाई गया है। तो जरा सा वहां पहुंचेंगे, पर इसके पहले थोड़ी सी बात हम लोग बात कर लेंगे बच्चे, किसके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मेरे प्यारे। आखिर ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि आप 6 एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा, तो देखिए बच्चे हम लोग हेडिंग बनाएंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बच्चे, तो देखो बच्चे
अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बारे थोड़ी सी बात करेंगे तो माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में विचार क्या है बच्चे। तो विचार ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कि माना गया ना पहले ब्रह्मांड जो था इसके सबसे बढ़िया जो सिद्धांत आते हैं किसके आते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे। कौन है, तो जॉर्ज लेमेत्रे एक व्यक्ति थे, जो ध्यान देना है एक पादरी थे। जॉर्ज लेमेत्रे क्या थे बच्चे, पादरी थे, और उन्होंने ही एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है बच्चे है, तो ध्यान देना एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम है भैया उनका, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, तो जॉर्ज लेमेत्रे ये क्या है, बेल्जियम के पादरी थे बच्चे। यह बेल्जियम के पादरी थे। तो ये जो बेल्जियम के बच्चे पादरी थे ना, तो इन्होंने एक विचार दिया, एक विचार प्रतिपादित किया और कहा, इन्होंने एक तरीके से कहा जाए ना तो इन्होंने एक सपना देखा था। कहा एक जो हमारा ब्रह्मांड है एक बिंदु के रूप में है, विलक्षणता बिंदु के रूप में है, सिंगुलरिटी पॉइंट के रूप में है, और इसके अंदर घर्षण बल बढ़ा, ये टकराने लगे, टकराने से इनके अंदर घर्षण बल बढ़ा, और घर्षण बल इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुक्त हुई, और ऊर्जा जब मुक्त हुई तो ये चीज़ें क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। अब जब ब्लास्ट हुई तो ये कई खंडों में, कुछ छोटे कुछ बड़े खंडों में क्या हो गए, टूट गए। अब इसी से टूटा तो इसी से पूरा हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। किसका मानना था, जॉर्ज लेमेत्रे का। तो देखो इन्होंने कहा क्या, बताया क्या इन्होंने बच्चे, इन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या दिया बच्चे, इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी दिया, अब बिग बैंग थ्योरी जो दिया इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत बाबू। आप देखो इनका निर्माण कैसे हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत। तो इसी से क्या हुआ है, इसी से हमारा ब्रह्मांड बना है, इसी से कहते हैं, इसी ये सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित करती है ब्रह्मांड का निर्माण का, ब्रह्मांड के निर्माण का। अब देखो इन्होंने माना क्या, इनका कहना क्या था, इनका कहना था बच्चे कि यह मान लो बच्चा, यह एक क्या है, यह एक ब्रह्मांड की बिंदु है। इसको मान लो बच्चे यह एक बिंदु है, इसको इनको नाम, इन्होंने इसका नाम दिया बच्चे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको इन्होंने सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट बोला, सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट, या इसी को बोलते हैं विलक्षणता बिंदु। इसी को क्या कहा, विलक्षणता बिंदु। अब ये इतने पास आ गए थे, ये अणु जो थे इसके कण थे, मॉलिक्यूल्स थे, ये इतने पास आ गए थे भाई कि इनके बीच में ना क्या हुआ, टकराव चालू हुआ। क्या हुआ इनके बीच में मेरे भाई, इनके बीच में जो ये छोटा सा पॉइंट रूम में दिखाई दे रहा है, तो इनके अणु इतने पास, अणु बहुत पास पास थे भैया, अणु पास पास थे। अणु जब पास पास थे तो इनमें क्या चालू हो गया बच्चे, इनमें टकराव चालू हुआ, टकराव चालू हुआ। और जब टकराव चालू हुआ तो इनमें क्या हुआ, जो घर्षण बल था वो घर्षण बल बढ़ा, और जब घर्षण बल बढ़ा तो ये घर्षण बल इतना ज़्यादा बढ़ा कि यह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त कर दिया, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त किया। और जब अत्यधिक ऊर्जा मुक्त किया इसके अंदर से, जब क्या हुआ, अणु पास पास थे, इसमें टकराव हुआ, टकराव होने से इनके अंदर घर्षण हुआ। ये भाई एकदम पास पास आ गए थे, ये सभी एकदम पास पास आ गए थे, और पास पास आने से इनके अंदर क्या हुआ, घर्षण बल बढ़ा, टकराव हुआ, टकराने से घर्षण बल बढ़ा, और ये ऊर्जा इतना अधिक मुक्त हुआ, ऊर्जा इतना अधिक मुक्त हो गया कि भैया ये क्या करें, ये ब्लास्ट हो गया। अब ये जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होकर ये बच्चे क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होकर इस तरीके से ये टूटने लगा। अब ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ बच्चे। ये टूटा तो ऐसे ही ये क्या हुआ, टूटते हुए कई खंडों में ऐसे फैलते चला गया। अब ये इसमें आज भी ऐसा ही टकराव हो रहा है, और ऐसे ही देखो ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये प्रसार दिखा रहा हूँ कि पहले जब टूटा तो इतना ही दूर फैला होगा, फिर इसमें और ऊर्जा बढ़ी तो और इसका प्रसार होते चला गया, और ऐसे ही धीरे धीरे ब्रह्मांड के जो साइज है, जो आकार है बच्चे, वो बढ़ता चला गया। अब यही कारण है आज भी हमारे ब्रह्मांड का जो आकार है बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसमें ऊर्जा ये जब टकरा रहे हैं तो ये एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, और जब दूर ढकेल रहे हैं तो ये गति कर रहे हैं, और गति कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ये फैल रहा है। इसीलिए आज भी ब्रह्मांड की लंबाई क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है। आज भी ब्रह्मांड की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ब्लैक होल जैसी घटनाओं को भी बताएंगे, ब्लैक होल होता क्या है,
ठीक है, तो आप बच्चे यहाँ से यहाँ तक बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो जब इसकी उत्पत्ति हुई बच्चे, तो इसकी उत्पत्ति हो गई, तो इस तरीके से ब्रह्मांड बना। तो जो ब्रह्मांड बना तो इसमें जो सबसे बड़ा जो चट्टान के टुकड़े थे, जो टुकड़े ज्यादा थे, तो इन्हीं को हमने क्या कहा? तो इन्हीं को हमने कह दिया बच्चे क्या है ये क्या है भैया? तारा है। जो बड़े वाले है क्या है? तारा है। उससे छोटे वाले जो थे भैया उनको हम लोग क्या कह दिया भैया? ग्रह कह दिया। उससे भी छोटे जो थे क्या कह दिया उन्हें? उपग्रह कह दिया। उससे भी जो छोटे थे उन्हें हम लोग क्या कह दिए? तो उनको हमने बच्चे क्या कह दिया भैया? इन्हें हमने कह दिया कि क्षुद्र ग्रह कह दिया, उल्का पिंड कह दिया। और उसके बाद जो और भी है उसे धूल कण अवशेष बोल दिया। तो जब भाई टूटेगा इसमें बहुत सारा कुछ होगा, समझ रहे हैं? तो बात समझिएगा, इसी वजह से बहुत सारे तारे बने होंगे। उसी में से एक तारा हमारा कौन सा है बच्चे? सूर्य है। उसी में से एक तारा बाबू हमारा क्या है? सूर्य है। जरा से इस बात को यहाँ से पूरी तरीके से पिक्चर को देख लो बच्चे, यहाँ से एक पिक्चर को देख लो बच्चा। देखो अब जब जाहिर सी बात है ये जब टूटा है, जब ये टूटा है तो देखो बच्चे, जैसे मान लेते हैं ये बेटा हमारा क्या है? इसी से टूट कर सब बने हैं। और जब टूट के बने हैं तो सूर्य, मान लो बच्चे हमारे पास क्या है? ये सन है। ये बाबू क्या है हमारा पास? ये सन है। तो सन के जो सबसे पास थे, जो सन के सबसे पास थे बाबू, उनको हमने क्या कहा कि सबसे पहले कौन है बच्चे? बुध है। बुध है। अब बुध के बाद फिर कौन था? शुक्र था। ये शुक्र था। शुक्र के बाद बच्चे कौन सा हमारे पास है भैया? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगर बात करेंगे तो कौन से बच्चे ग्रह है हमारे पास? है मंगल है। कौन सा है बच्चे? मंगल है। मंगल के बाद हमारे पास क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति है, इसको बृहस्पति वैसे लिख सकते हैं। अब बृहस्पति है, हाँ। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? शनि है। शनि के बाद फिर क्या है बच्चे? अरुण है। फिर ये क्या है बच्चे? वरुण है। और फिर हमारे पास क्या है आपका, जिसको बोलते हैं हम क्या? नेपच्यून। नेपच्यून, नेपच्यून है बच्चे। प्लूटो, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लूटो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? प्लूटो। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। तो देखो बच्चे, यहाँ से कई सारे पॉइंट आपको रखना है। तो ये सूर्य से नजदीक में ये 4 ग्रह जो आपको दिखाई देते हैं बच्चे, ये 4 ग्रह, यह 4 है। तो इनको हम लोग ध्यान देना है, ये नजदीक है, ये सूर्य के एकदम पास है। तो जाहिर सी बात है, सोचो अगर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये दूर क्यों चले गए? यह इतने दूर क्यों चले गए? इनके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बच्चे ये ध्यान देना, ये कैसे ग्रह हैं? ये क्या है? ऊपर वाले भाग थे, छिछले वाले भाग थे। और जो छिछले वाले भाग थे, इतना ज्यादा हीट बढ़ा, इतना ज्यादा विस्फोट हुआ, ये सभी हल्के हल्के टुकड़ों में एकदम गैसीय रूप में चले गए। तो जो हल्के हो गए, जो एकदम हल्के हो गए, वो दूर चले गए। तो उन्हें हमने क्या कह दिया? गैसीय ग्रह कह दिया। क्या कह दिया बच्चे? गैसीय ग्रह कह दिया। और जो सूर्य के एकदम पास थे, जो सूर्य के एकदम पास थे बच्चे, उन्हें हमने क्या कहा? तो उन्हें हमने क्या कहा भैया? चट्टानी ग्रह। तो इनको हम लोग बच्चे क्या कहते हैं? इनको हम लोग चट्टानी ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? चट्टानी ग्रह कहते हैं बच्चे। कैसे थे ये ध्यान देना बच्चे, ये कैसे ग्रह हैं? ये ठोस ग्रह है, ये ठोस ग्रह है बाबू। और जबकि ये सभी थे बच्चे, तो ये जो गैसे ये सभी थे, तो इन्हें हम लोग क्या कहा बच्चे? इन्हें हम लोग गैसीय ग्रह कहा। इनको गैसीय ग्रह कहा, या इन्हें हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं बच्चे। जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह कौन है बाबू? समझ आ नहीं आ गया? तो ये बच्चे क्या है? जोवियन ग्रह है। अब इन्हीं के बीच में ये है, या इस तरीके से ये क्या है? ये इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पेटी। तो इसी में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाए गए, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाएंगे। तो बेटा आपको समझ में आया कि इसको चट्टानी ग्रह किसे कहते हैं, किसे क्या कहते हैं? यहाँ तक किसी बालक को, किसी को कोई दिक्कत हो है, हमसे पूछ ले एक बार। हाँ, तो बेटा याद ध्यान रखना, इसे बेटा हम लोग चट्टानी ग्रह कहते हैं, ठोस ग्रह कहते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चे? इसे हम लोग आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि आंतरिक है। आंतरिक ग्रह का भी नाम दे सकते हैं। इन्हें बेटा आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। ये क्या है बच्चे? पार्थिव ग्रह। जबकि इसे जोवियन ग्रह कह सकते हैं बच्चे, ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चे? इसे हम लोग बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं, बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं। अब इसी के बीच में ये जो पाए गए, इनको हमने क्या कहा? क्षुद्र ग्रह की पेटी कहा। क्या क्या भैया? क्षुद्र ग्रह की पेटी कहा। अब ये हमारे क्या है बेटा? सन है। ये सन के ये जो ग्रहों के क्रम दिखाई दे रहे हैं ना, ये सूर्य की दूरी के आधार पर है बच्चे। तो
सूर्य के दूरी के आधार पर हैं। ये सूर्य के दूरी के आधार पर है बाबू। यही इमेज मैं आपको दिखाया हूँ, जो इमेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसी इमेज को हमने क्या किया है, आपको दिखाया है। तो बच्चे यहाँ तक की बात बताओ, बच्चे समझ में आ नहीं आ गया? यहाँ तक सभी प्यारे को मेरी बात बताओ, समझ में आ गया ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो गई थी? हमने ये सारी चीजें समझा। हमने ये देखा कि ग्रहों के दो सिद्धांत भी देखा। कौन देखा? हेलियोसेंट्रिक और कौन सा देखा बच्चे आपको? जियोसेंट्रिक। तो हमने आज इन विषयों पर, इन पॉइंटों पर हमने चर्चा किया बच्चे, वास्तव में कि ब्रह्मांड होता क्या है। हाँ, फिर ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ पॉइंटों को भी चर्चा किया। तो चलिएगा, आज क्लास बाबू छोटा है, इतना ही, क्योंकि ये पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। तो इसे अधिक से अधिक क्लासों को आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और ये IAS-PCET के लिए न्यू चैनल बनाया गया है, जो TWG का 1 डे क्लासेस है। तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और किसी NCERT हमारे साथ हम पढ़िए। अब देखिएगा, मेरे पढ़ने बाद NCERT पढ़ाने के बाद, उसके बाद आप एडवांस बुक को पढ़िएगा, एडवांस चीज़ों को पढ़िएगा, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से ज्योग्राफी समझ में आएगी। ठीक है ना भाई? तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।